नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के छात्रों के सामने आने वाले दबावों के उस जटिल जाल को समझेंगे जो धीरे धीरे बहुत बड़े संकट का रूप ले चुका है। हम अक्सर परीक्षाओं, पढ़ाई और प्रतियोगिता की बातें तो करते हैं, लेकिन इसके भीतर की जमीनी सच्चाई क्या है? आइए इसे एक साथ मिलकर डिकोड करते हैं। शुरुआत ही एक ऐसी सच्चाई से करते हैं जो अंदर तक झकझोर देती है। साल 2024 का ये आंकड़ा देखिए, भारत में किसानों की तुलना में अधिक छात्रों ने अपनी जान ली। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि देश के सिस्टम और हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसे अब किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे को हम इन 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे छात्रों के दैनिक तनाव से, फिर टियर 1 संस्थानों की कमी, उसके बाद अरबों डॉलर की कोचिंग इंडस्ट्री, हाशिए पर मौजूद छात्रों की स्थिति और अंत में इस सिस्टम में सुधार के प्रयासों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, भारत में छात्रों के तनाव का संकट और उनकी दैनिक वास्तविकता। सिविल सेवा की तैयारी कर रही 22 साल की अनु अग्रवाल की इन बातों को जरा महसूस कीजिए। वो कहती हैं, मैं दिन में करीब 7 से 8 घंटे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ खाती हूँ और पढ़ती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक नौजवान की जिंदगी सिर्फ इन 2 कामों में सिमट कर रह गई है। ये बातें उस अकेलेपन और प्रेशर कुकर जैसे रूटीन की एक छोटी सी झलक है जिसे लाखों छात्र रोजाना जीते हैं। और अगर लगे कि ये सिर्फ 1 या 2 बच्चों की बात है, तो इस सर्वे के आंकड़े देखिए। 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच के 75% बच्चे परीक्षा की चिंता से जूझ रहे हैं, और इनमें से 25% के लिए तो ये चिंता इतनी गंभीर है कि उनकी दैनिक जिंदगी ठीक से चल ही नहीं पाती। मतलब तनाव अब एक अपवाद नहीं रहा, ये नियम बन चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, टियर 1 बॉटलनेक। ये आखिर एक मैथ प्रॉब्लम की तरह असंभव क्यों लगता है? असल में यहाँ मांग और आपूर्ति का गणित पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। एक तरफ उच्च शिक्षा में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा छात्र हैं, और दूसरी तरफ जो शीर्ष के टियर 1 संस्थान हैं, उनकी गिनती देश भर में सिर्फ 100 से 200 के बीच है। जब इतनी विशाल आबादी बेहतर भविष्य के लिए केवल इन्हीं गिने चुने कॉलेजों में जाना चाहेगी, तो सोचिए दबाव कितना भयानक होगा। स्पेसिफिक प्रवेश परीक्षाओं को देखें तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं। मेडिकल एंट्रेंस यानी नीट को ही ले लीजिए। आवेदक है लगभग 22 लाख और उपलब्ध सीटें सिर्फ 90,000 के आसपास। इंजीनियरिंग के जेईई में भी यही हाल है। ये कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि कुछ मुट्ठी भर सीटों के लिए एक ऐसी निर्मम दौड़ है जहां सफलता की संभावना गणित के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन आखिर इन टॉप कॉलेजों में जाने की इतनी बेकरारी क्यों है? ये आंकड़ा इसका जवाब देता है। 2024 में जहां सामान्य बेरोजगारी दर लगभग 5% थी, वहीं स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर लगभग 29% रही। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बेहतरीन व्हाइट कॉलर नौकरी सुरक्षित करने के लिए आज के दौर में टॉप टियर संस्थान की डिग्री लगभग अनिवार्य हो चुकी है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अरबों डॉलर की इंडस्ट्री। स्वाभाविक रूप से सीटों की इस भारी कमी ने एक बड़े बाजार को जन्म दिया है। इस समानांतर शिक्षा प्रणाली के आकार को देखिए। 2022 में भारत की परीक्षा तैयारी वाली ये इंडस्ट्री 6.7 अरब डॉलर की थी, और 2028 तक इसके 15.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि सिर्फ परीक्षाओं को पास कराने का ये काम कितनी बड़ी और तेजी से बढ़ती व्यावसायिक इकाई बन चुका है। लेकिन इन कोचिंग सेंटर्स की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? कोटा जैसे शिक्षा के हब में सालाना फीस 40,000 से 2 लाख रुपए तक होती है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,22,000 रुपए ही है। परिवार अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, और इसका नतीजा? डेटा बताता है कि इन सेंटर्स में जाने वाले छात्रों पर भारी शैक्षणिक तनाव होने की संभावना 13 गुना अधिक होती है। वित्तीय बोझ के साथ साथ ये चरम मानसिक बोझ भी लाता है। चौथे हिस्से में समझते हैं कि हाशिए पर मौजूद छात्रों के लिए ये व्यवस्था दबाव की एक और खतरनाक परत कैसे जोड़ देती है। एक लॉ छात्रा अमृता के ये शब्द बहुत गहराई तक चुभते हैं। अलग थलग महसूस करने का डर, आगे क्या करना है ये न जानने का डर। उसका दुखद अंत इस सच्चाई को सामने लाता है कि एलीट परिसरों में निचली जातियों और आदिवासी समुदायों के छात्रों को अक्सर किस तरह के अतिरिक्त अकेलेपन और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हम आरक्षण नीति के बारे में जानते हैं, जिसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।
ये एक बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब इस जरूरी नीति का टकराव सीटों की भयानक कमी से होता है तो समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। एक ऐसे माहौल में जहां एक एक सीट के लिए मारामारी है, वहां आरक्षण व्यवस्था दुर्भाग्य से कुछ उच्च जाति के छात्रों में असंतोष पैदा कर सकती है, जो कमजोर समूहों के खिलाफ गंभीर बुलिंग का रूप ले लेता है। 2019 से 2021 का ये डेटा एक बहुत ही गंभीर सच्चाई दिखाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आत्महत्या करने वाले अधिकांश छात्र इन्हीं हाशिए के समुदायों से थे। आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर चलते हैं, सिस्टम में सुधार। क्या इस संकट का कोई समाधान है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 इस दिशा में एक बड़ा प्रयास जरूर है। इसका लक्ष्य एक ही परीक्षा पर जीवन निर्भर होने वाली मानसिकता को खत्म करना है, कोचिंग संस्कृति को हटाना, एक परीक्षा की बजाय नियमित मूल्यांकन करना और शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाना इसके प्रमुख हिस्से हैं। योजना तो अच्छी है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर लागू करना सबसे बड़ी चुनौती है। एक और बड़ी समस्या संसाधनों का अभाव है। UGC के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद कि छात्र कल्याण केंद्र होने चाहिए, विश्वविद्यालयों में पेशेवरों की भारी कमी है। जरा सोचिए, कुछ परिसरों में 8000 छात्रों पर केवल एक काउंसलर है। जब छात्रों को सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उन्हें पर्याप्त मदद मिल ही नहीं पाती। पर एक सकारात्मक उदाहरण भी है। तमिलनाडु का ये आंकड़ा देखिए, 2004 से वहां परीक्षा में विफलता के कारण होने वाली दुखद घटनाओं में 70% की भारी गिरावट आई है। और ये कैसे हुआ? सिर्फ छात्रों को फेल होने पर परीक्षा फिर से देने की अनुमति देकर। ये साबित करता है कि अगर व्यवस्था में थोड़ी सी भी ढील दी जाए तो गहरे बदलाव लाए जा सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। आज के इस दौर में जहां दिन में 14 घंटे काम करने और इस हसल कल्चर को बिल्कुल सामान्य माना जा रहा है, क्या हमारा समाज वास्तव में अंधी दौड़ को छोड़कर छात्रों की भलाई और मानसिक स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता देने के लिए तैयार है? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच में होना चाहिए। इस महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।